नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गैस की कीमत पूछने के बहाने एजेंसी में दिन दहाड़े लूट, हथियार के बल पर लूट लिया कैश। 1 दर्जन अपराधियों ने दिया है घटना को अंजाम। लूट की योजना बनाते आपराधिक गिरोह के सरगना समेत 4 लुटेरे चढ़ गए पुलिस के हत्थे। कई हथियार और कारतूस बरामद, कई कांडों का हुआ खुलासा। और जहरीली शराब से हुई मौत के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए मुजफ्फरपुर कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा। जिले के उत्पाद अधीक्षकों को भी रखा गया है साथ। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पीर थाने की पुलिस ने एक बड़े अपराधी गैंग का खुलासा किया है। थानेदार पंकज यादव को सूचना मिली कि हरपुर बांध से रामपुर महीनाथ जाने वाली सड़क में आधा दर्जन की संख्या में अपराधी एक बड़ी अपराध की योजना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 4 अपराधी को दबोच लिया। वहीं 2 अपराधी मौके से भागने में सफल हो गए। पकड़े गए युवकों की तलाशी लेने पर कमर से पिस्तौल भी बरामद हुई। अपराधियों की पहचान पीर थाना के रामपुर दयाल निवासी गोलू कुमार उर्फ घनश्याम, पीरपुर निवासी ऋतिक कुमार, गायघाट थाना के मैठी निवासी गुलशन कुमार और वैशाली जिले के पातेपुर निवासी शुभम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड गोलू है। इस संबंध में डीएसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि गोलू और शुभम का पहले से आपराधिक इतिहास रहा, पहले भी जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या है कल दिनांक 7/9/2023 को रात्रि करीब 7 से 8 बजे ऐसी सूचना प्राप्त हुई पीर थाना अंतर्गत कि हरपुर बांध से रामपुर महीनाथ जाने वाली सड़क पे कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं और कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए फिराक में हैं। इसी सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष पीर पंकज कुमार और उनके थाने के अन्य पदाधिकारी और उनकी टीम जो है वहाँ पे पहुँची, तो जिसमें 4 लोग जो है वहाँ पे पकड़ाए और 2 लोग भागने में कामयाब हो गए। इन 4 लोगों में गोलू कुमार है जो पीर थाने का है, गुलशन कुमार है जो गायघाट थाने का है, शुभम कुमार है जो पातेपुर थाने का है और ऋतिक कुमार है जो पीर थाने का ही रहने वाला है। चारों लोगों के पास से 2 पिस्टल, 2 गोली और 2 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें से गोलू का और शुभम का आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इनके मोबाइल को भी खंगाला गया, तो उसमें भी मतलब हथियारों के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स पाया गया है। हथियार का लेन देन भी करते थे क्या? हाँ, ये हथियार का मतलब लेन देन भी करते थे और आपराधिक घटनाओं को करने के लिए तैयार भी रहते थे। मोटिव क्या था सर वहाँ भी रुकने का? मोटिव वही कहीं लूटपाट के को अंजाम देना था। इन लोगों को जो है लूटपाट को अंजाम देना था, लेकिन सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई। इन लोगों का कोई गैंग भी है अंतर जिला में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी तो अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बाकी और जो 2 लड़के हैं उनके बारे में भी हम लोग आपराधिक इतिहास को खंगाल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने शराब से मौत के सरकारी आंकड़े को आधार बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के तमाम जिलों के उत्पाद अधीक्षक के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर कर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है।
अदालत ने परिवाद को स्वीकार कर सुनवाई की तारीख 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी है। एक आरटीआई के जवाब में अधिवक्ता को यह जानकारी मिली कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अगस्त 2023 तक बिहार में कुल 243 व्यक्तियों की मौत जहरीली शराब से हुई है। इन 243 मौतों के लिए बिहार सरकार को जिम्मेवार मानते हुए अधिवक्ता ने कहा कि जब 2016 से पहले शराब की बिक्री पर रोक नहीं थी, उस समय यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गली गली में शराब की दुकान खुलवाई थी और शराब का कोटा फिक्स किया था। जिन दुकानदारों की बिक्री कोटा के मुताबिक नहीं था, उन्हें कोटा के हिसाब से टैक्स जमा करना पड़ता था। इस परिस्थिति में शराब के आदी लोग बंदी के बाद अवैध शराब खरीद कर पीने लगे। जहरीली शराब होने पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। आज हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित बिहार के सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षक के विरुद्ध एक परिवाद दर्ज कराया है, जो गैर इरादतन हत्या का है। मामला यह है कि 2016 के बाद शराबबंदी जो लागू किया गया यहाँ, इसमें हमने जो आरटीआई से मांगा है राज्य सरकार से, अब तक 243 लोग जहरीली शराब के शिकार हुए हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा के अलावा हजारों लोग जो हैं जहरीली शराब के शिकार हुए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और हजारों लोगों का अंग भंग हो गया है और जैसे आंख की रोशनी चली गई है, उनका लीवर किडनी डैमेज हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब यह शराबबंदी लागू किया गया तो शराबबंदी लागू है कहाँ, और अगर शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी इतनी मौतें हो रही है, इतने लोग अगर अपंग हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। 2016 के पहले जब शराब चालू था तो नीतीश कुमार जी ने गली गली में दुकान खुलवाया शराब का और सभी दुकानों में कोटा फिक्स किया कि इतना शराब आपको बेचना ही है, नहीं बेचने पर हम आपको टैक्स उसका जुर्माना लेंगे। और सभी लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को शराबी बना दिया, अल्कोहलिक बनाया और अचानक ये फैसला ले लिया कि ये ड्राई स्टेट कर देना है, शराबबंदी लागू कर देना है। तो शराबबंदी लागू करने के पहले उनको जो है एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, नशाबंदी के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन बगैर जागरूक किए अचानक ये फैसला ले लिया गया और जिसका नतीजा हुआ कि ये शराबबंदी पूर्णतः लागू हुआ नहीं। आज जो है जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, वही लोग शराब के केस में जेल भेजे जा रहे हैं, वही लोग पकड़े जा रहे हैं और जितने भी विधायक, विधान पार्षद और नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, सभी लोग शराब का लुत्फ उठा रहे हैं। जितने पूंजीपति लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, सभी लोग शराब का लुत्फ उठा रहे हैं। वे लोगों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है और गरीब लोग जेल भेजे जा रहे हैं। शराबबंदी अक्षरशः लागू नहीं है और इसका नतीजा है कि बिहार में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये जो है 304 गैर इरादतन हत्या, 120 भी एवं 34 भादवी के तहत हमने दर्ज कराया है। मामला न्यायालय में सत्य पाया जाता है तो कितने दिन होंगे? इसमें सत्य पाए जाने पर मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है। अगली तारीख जो है न्यायालय ने 16/9 को फिक्स किया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि सरकार बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू करने के लिए पहल करेगी। उन्होंने कहा कि नई एथेनॉल पॉलिसी के कारण अब बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को खोला जाएगा। दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में आयोजित जनसभा में नीतीश कुमार ने किसान और बंद पड़े चीनी मिल के कामगारों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद वे मोतीपुर आएंगे और इसी चीनी मिल की बनी हुई चीनी से बनी चाय पिएंगे। मुख्यमंत्री बनने के 2 दशक के बाद भी नीतीश कुमार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। 80 के दशक में जहां बिहार देश में कुल चीनी उत्पादन में 28% का योगदान देता था, वहीं अब बिहार का वर्तमान योगदान घटकर मात्र 2.5% रह गया है। आजादी के बाद बिहार में चीनी मिल की संख्या 35 थी, जो अब घटकर केवल 11 रह गई है। राज्य में कुल 17 ऐसी चीनी मिल है जो चालू नहीं है। अब उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू कराने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एथेनॉल के साथ साथ बिहार चीनी उत्पादन में भी जल्द ही नंबर 1 बनेगा। मंत्री जी की इस बात से एक बार फिर बिहार में बंद पड़े चीनी मिल के कामगार और गन्ना किसानों की उम्मीद जगी है।
आपको बता दें कि मेंटेनेंस के नाम पर बंद गरौल चीनी मिल और मोतीपुर चीनी मिल ताला लगने के बाद फिर खुली ही नहीं। बाद के दिनों में मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया, जहां अभी एथेनॉल फैक्ट्री खोली गई है। लेकिन जहाँ 3 महीना ही प्रोडक्शन होगा तो सालों भर खर्चा कैसे निकलेगा। लेकिन आप एथेनॉल पॉलिसी के बाद सारे चीनी मिल खुलेंगे भी जो खोलना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर फिर से चलाना चाहते हैं, और एथेनॉल पॉलिसी के तहत उनको एथेनॉल बनाने का भी हम लोग परमिट करेंगे, ताकि सालों भर जब कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। शुक्रवार को सराय रंजन से विधायक रहे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर के सकरा जाने के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामदयालु नगर में जोरदार स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि सनातन धर्म से इन लोगों को क्या दिक्कत है। वहीं शहनवाज हुसैन ने भी इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा बिहार जानना चाहता है कि सनातन धर्म से इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। ये सारे लोग पागल हो गए हैं। वोट की राजनीति है। इन लोगों के वक्तव्य को किस नजर से देखा जाए हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का वक्तव्य देकर के क्या समाज में संदेश देना चाह रहे हैं हमको समझ में नहीं है। चंदन टीका वाले अनवरत महान रहे हैं और रहेंगे, उनके कहने से कुछ होता नहीं है। घमंडिया गठबंधन के लोगों ने पूरी तरह तय किया है कि इस देश से सनातन को समाप्त करना है, और मुंबई की बैठक में इन लोगों ने तय किया था, उसी का एजेंडा लगाया है। चाहे वो तमिलनाडु से आवाज उठी हो, चाहे वो बिहार से आवाज उठी हो, इन लोगों ने तय किया है कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। जबलपुर में हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष सराय रंजन के पूर्व विधायक हमारे मामा डॉक्टर चंदेश्वर सिंह जी का 11वीं पुण्यतिथि थी, तो मैं और सम्राट चौधरी जी पटना से साथ आए थे। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। उनकी सकरा में आदमकद प्रतिमा बननी चाहिए। हम लोग की सरकार आएगी तो बनाएंगे। हमसे बहुत उनको स्नेह था, आज हम लोगों ने उनको याद किया। मुजफ्फरपुर में चहलुम के मौके पर जहां शिया मुसलमान ने मातम जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी मुसलमानों ने गुरुवार की रात अखाड़ा जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान सुरक्षा का व्यापक इंतजाम रहा। शहर के स्पीकर चौक, मजबूलिया सराय, सैयद अली, नीम चौक, मिठनपुरा चौक, अमर सिनेमा चौक, रामबाग चौरी, महाराजी पोखर, ब्रह्मपुरा, मेहंदी हसन चौक समेत कई मोहल्लों से अखाड़ा जुलूस निकालकर युवाओं एक से बढ़कर एक प्रदर्शन दिखाया। सभी अखाड़ा जुलूस देर रात करबला पहुंचा। इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा लगता रहा। अखाड़ा जुलूस में क्या छोटे क्या बड़े, सभी ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। अखाड़ा जुलूस के दौरान बेहतरीन करतब करने वाले को हुसैनिया कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया गया।
युवाओं को रोजगार मिल सके, इसे लेकर मुजफ्फरपुर के हर पंचायत में 6-6 सीएसपी खोलना है। सिर्फ सीएसपी ही नहीं बल्कि खाद बीज की ट्रेनिंग करवाकर इसमें से 2 सीएसपी वाले लड़के को खाद बीज का लाइसेंस भी दिलवाना है। यही नहीं, बाकी बचे युवाओं में से काम और इंटरव्यू के आधार पर हर जिले में 50-100 युवाओं को लघु उद्योग के लिए बिना गारंटी ऋण भी दिलाई जाएगी। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसकी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। लघु उद्योग में बने प्रोडक्ट को खरीदने बेचने का एग्रीमेंट भी किया जाएगा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक स्थित एक होटल में किसान पे किसान सुविधा केंद्र, आसरा ट्रस्ट और दलित जन विकास समिति की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान पे और किसान सुविधा केंद्र से राहुल आनंद सिंह, आसरा के सेक्रेटरी अमित कुमार और दलित जन विकास समिति के सेक्रेटरी शंकर राम, अभिषेक कुमार, रवि रंजन, बंटी सिंह और विशाल कुमार मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में हम और आसरा ट्रस्ट और दलित जन विकास समिति हम दोनों मिल के किसान पे के साथ पार्टनर हैं और हम लोग सिर्फ युवाओं का प्लान रोकने के लिए, अब बेरोजगारी दूर करने के लिए जो किसान पे में हमारे राहुल सर के जो मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं, 8 ब्लॉक में हमारी दूसरी पार्टनर है वो काम कर रहे हैं और जितना हो सके युवाओं को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग हर पंचायत में 6-6 ब्लॉक सीएसपी देने का काम कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए आगे और कितना बेहतर लोग को जोड़ पाते हैं अपने संस्था से। एक पंचायत में जो है 6 सीएसपी खोलने का भी यानी हम लोगों को संस्था द्वारा हमारे पार्टनर के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि एक पंचायत में जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होंगे उनका भी जो है से उस पर सीएसपी बहाल करने से पहले मुखिया का भी उस पर सर्टिफाइड करेंगे और उसके बाद जो है से आप कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी उस पर जो है से अपना सिग्नेचर करेंगे। अगर पार्टनर पर सिग्नेचर करके तो पंचायत में 6 सीएसपी बहाल होंगे। क्या सर ये जो सारा कार्यक्रम है ये बच्चों को रोजगार का एक अवसर देने का, उनको एक मौका देने का प्रयास है। बच्चा करना चाहता है, कोई अगर ये बोले कि मेरा बच्चा ये नहीं करता या मेरा बच्चा कुछ के लायक नहीं है, तो मैं बता दूं हर बच्चा अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए करना चाहता है। वो भी चाहता है वो सिलेंडर भरवा दे, बिजली बिल भराए, अपने माँ के लिए हर महीने साड़ी लेके आए, अपने पिता की हर बात को पूरा करे, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि अवसर है ही नहीं। और अगर अवसर नहीं है तो बच्चे फिर इधर उधर जाके गलत रास्ते पे जाते हैं। तो हमारा एक प्रयास है, बेरोजगारी देखिए बहुत बड़े लेवल पे है, 14 करोड़ की आबादी है, सबके लिए नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक प्रयास है, एक पहल है कि भाई हर पंचायत में 6 युवाओं को हम लोग सीएसपी का लाइसेंस दें। ठीक है, आज तक सीएसपी में क्या होता था, एक सीएसपी में बस कमीशन मिलता था, कमीशन के अलावा उनका कोई भविष्य नहीं होता था। वो चाहे 24 घंटे मेहनत कर दें, दिन रात एक कर दें, लेकिन आज भी सीएसपी वाले हैं, 4 साल बाद भी वो सीएसपी वाले ही रहेंगे जब तक वो कहीं से पैसे का जुगाड़ करके कोई दूसरा ऑप्शन ना तलाश लें। ठीक है, मजबूरी में लोग करते रहते थे, लेकिन हमारे साथ है कमीशन जो मार्केट में सबसे बेस्ट है, हम वो दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर वो अच्छा काम करता है तो हर पंचायत में जो 6 बच्चे होंगे उनमें से 2 बच्चों को हम लोग खाद बीज की ट्रेनिंग करवा के, ठीक है, पहले जो बीएससी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री की जो बाध्यता थी खाद बीज के लिए वो खत्म हो चुकी है, ये शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो उसको ट्रेनिंग करवा के खाद बीज का, और हम उसको एलिजिबल कर देंगे खाद बीज के लाइसेंस के लिए। साथ ही किसान सुविधा केंद्र का लाइसेंस देंगे जहाँ पर वो खाद बीज, पेस्टिसाइड, मिट्टी जांच, कृषि यंत्र जैसे सारे काम कर सकता है। ठीक है, बाकी 6 में से 2 लोगों को किसान सुविधा केंद्र ट्रेनिंग दिलवा के दिया गया, बाकी बच्चे 4 युवा। तो पूरे जिले में से जितने भी बच्चे होंगे, वो 1000-2000 जितने भी होंगे, उनमें से 50 से 100 बच्चों को हर जिले में हम लोग लघु उद्योग दिलवाने का काम कर रहे हैं। लघु उद्योग के लिए सरकार से पैसा दिलवाएंगे, क्या बनाना है, कैसे बनाना है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी होती है लघु उद्योग में वो ये होती है कि बच्चे ट्रेनिंग ले लेते हैं, प्रोडक्ट बनाना भी सीख जाते हैं, बनाने भी लगते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। 95% लघु उद्योग 6 महीने साल भर के अंदर बंद हो जाता है। बैंक भी पैसा देना चाहती है, कोई बैंक नहीं मना करती पैसा देने से, लेकिन जब वो ये सोचती है कि मेरा पैसा वापस कैसे आएगा,
ठीक है, गवर्नमेंट खुद चाहती है, गवर्नमेंट का डंडा होता है बैंकों पे कि आप पैसा दीजिए युवाओं को। वो आंकड़े कैसे दिखाएंगे? उनको आंकड़े भी दिखाने कि हमने इतने युवाओं को पैसा दिया। तो अब जो सबसे बड़ी समस्या है कि बैंक देना चाहती है लेकिन उनको अपने पैसे वापस आने की परेशानी होती है, वो भी बाध्य होते हैं, तो बच्चों को मिल नहीं पाता। तो उसको अब जो बच्चों को हम लघु उद्योग दिलवाएंगे, उनके द्वारा बनाए हुए सामान को, ठीक है, खरीदने बेचने का पूरा एग्रीमेंट हम देंगे। उनको बस बनाने से मतलब है, उनको क्वालिटी मेंटेन करने से मतलब है, जो हम उनको बोलेंगे उनको वो बनाना है। जुड़ेंगे कैसे युवा कोई भी बच्चा जो सही नीयत से काम करना चाहता है, 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, उसके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, एक अकाउंट उनके पास होना चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है। इसके अलावा कोई बाध्यता नहीं है, बस उसको अपने मुखिया से साइन करवाना है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना है, और वो इसको रोजगार की तरह करना चाहता है। लाइसेंस ये 7,500 कीमत का है, लेकिन हम उनको फ्री देंगे, उनको एक लिख के देना होगा कि मैं इसको रोजगार की तरह करना चाहता हूँ, तो हम उसको वो मिल जाएगा उसको। और शुरू से लेके लास्ट तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ये बात, हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी युवा से या किसी भी से 1 रुपये भी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई गवर्नमेंट फीस हो, अब जैसे खाद बीज के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो जो 3-4 हज़ार की फ़ीस होती है वो उनको खुद वहन करना पड़ेगा। हमारे 2 पार्टनर हैं, 16 प्रखंड है, हर प्रखंड में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। शंकर राम जी हमारे पार्टनर हैं, अमित सिंह जी हमारे पार्टनर हैं। इन दोनों का आसरा ट्रस्ट और दलित जन विकास समिति है। इन दोनों ट्रस्ट के दोनों जो संस्थाएं हैं, इनके किसी भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क करके, जिनका जो संपर्क सूत्र है वो आपको दे दिया जाएगा, आप उसको लाइन अप में चला दीजिएगा और बच्चे आके मिल सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, लेना बड़ी बात नहीं है, पहले समझिए। जब तक आपकी अंतरात्मा से बच्चों की आवाज़ ना आए कि ये चीज़ें सही है, ये कर सकते हैं, इसमें कोई मेरा भविष्य बन सकता है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज सभागार में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्सव में पेंटिंग, कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण, युवा संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह लोक नृत्य और पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता बने प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन सभी को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज 2 दिवसीय, जैसा आपने कहा, जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उद्देश्य ये है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारे 3-4 विजेता चुनकर आए हैं, आज से शुरुआत हुई है कि जितने भी इवेंट्स हैं उन सबों में प्रथम स्थान के लिए प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। और ये जो प्रतिभागी होंगे, ये सारण जिले में जो निर्धारित है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव या प्रतियोगिता, उसमें जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उद्घाटन जिलाधिकारी के हाथों होना था, लेकिन जिलाधिकारी की अन्यत्र व्यवस्था के कारण वो नहीं जा पाए हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैंने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और जो जिला युवा खेलकूद पदाधिकारी श्रीमती अर्चना ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रतिभागियों का हौसला अफजाई किया, साथ ही उनको शुभकामनाएं दी। इस बार 6 कैटेगरी में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कैटेगरी तो जो मुझे बताया गया, 6 तो वहाँ था और ये करके, लेकिन शायद 2-3 और कैटेगरी है। लेकिन हाँ, वो 6 कैटेगरी की बात जो है सो वहाँ चर्चा हो रही थी। पहल समाज सेवी संस्था के तत्वाधान में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के जोलन छपरा स्थित आसफ अस्पताल की ओर से शहर के 25 से ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। अस्पताल के डिपार्टमेंट हेड और मुजफ्फरपुर के एकमात्र ड्राई नीडलिंग सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित कुमार ने सर्टिफिकेट देकर सभी चिकित्सकों को सम्मानित किया।
डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के बिना एक नस और हड्डी रोग डॉक्टर अधूरा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार बिना फिजियो डॉक्टर्स के नहीं हो सकता है। वही डॉक्टर अमित ने बताया कि आज के वक्त में बुजुर्ग से अधिक युवाओं को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ रही है। लगातार फोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से उन्हें गर्दन और कमर दर्द की समस्या देखने को मिलती है। इस मौके पर अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि फिजियोथेरेपी के बगैर ऑर्थोपेडिक्स अधूरा है, और मेरी एक गट फीलिंग है कि हमारी जो भी कमियां रहती हैं या जहाँ पे हम सुधार की जो हमारी सीमाएं हैं उसके आगे की चीज़ें जो है वो फिजियोथेरेपी के द्वारा 100% तक संभव है। इसलिए हम लोगों का इस पर बहुत जोर रहता है कि फिजियोथेरेपी जो विधा है, ट्रीटमेंट का एक तरीका है, उसे पूरी सोसाइटी तक पहुंचाए। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने ये जो आयोजन किया है, शहर के सारे वरिष्ठ और जो भी जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं उन लोगों को बुला करके एक मंच पर सब लोगों के उम्मीदों की बातें और सब लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसकी बातें हम लोगों ने की हैं। इसी के लिए हम लोग इस पूरे वीक को सेलिब्रेट हम लोगों ने किया है फिजियोथेरेपी वीक के रूप में, और आगे भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे। और डॉक्टर अमित, आपका क्या कहना है? मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैं आशा हॉस्पिटल में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हूँ। जो हमने फिजियोथेरेपी वीक यहाँ पे शुरुआत की है पहली बार आशा हॉस्पिटल में, ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में हमने शुरुआत की। और हमारा जितने भी शहर के फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको बुलाने का यही उद्देश्य है कि हम सारे फिजियोज मिलकर चलें और जो भी हमारे गुरुजन हैं या जो हमें गाइड करते हैं उनको लेकर हम साथ चलें। जो भी मुजफ्फरपुर वासी हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा करें, और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हमेशा ही हम आगे लेकर जाएं और सक्सेसफुल बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक प्रयास मंच की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम सलम बस्ती में महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि एक प्रयास मंच का उद्देश्य सब पढ़े सब बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वे पूरे घर परिवार समाज के साथ साथ पीढ़ी तक शिक्षित कर सकती है। कार्यक्रम में सीता देवी, पिंकी खातून, काजल देवी, राधा देवी, रूबी खातून सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। एक महिला पढ़ेगी साथ पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट सलम बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और एक प्रयास मंच का उद्देश्य भी यही है, सब पढ़े सब बढ़े, यानी कि लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर में सलम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और मंच का उद्देश्य ये है कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में सभी लोग पढ़े, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी बच्चे पढ़े, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसलिए हमारा जो एक प्रयास मंच है उसका भी उद्देश्य यही है कि सभी लोग पढ़े। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट पर महिलाओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि एक महिला पढ़ेगी सात पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो अपने साथ अपने परिवार समाज का सात पीढ़ी को शिक्षित कर सकती है। इसी को देखते हुए आज महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि यही महिला पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज और सात पीढ़ी को शिक्षित कर सके। संजय रजक, संस्थापक, एक प्रयास मंच। मुजफ्फरपुर के बरूराज नगर पंचायत कार्यालय में शुक्रवार को बरूराज नगर पंचायत कैबिनेट का बैठक की गई, जिसमें उपस्थित नगर अध्यक्ष बच्चू देवी, उपाध्यक्ष मोहम्मद नसरुद्दीन राय सहित 17 वार्ड पार्षदों ने नगर पंचायत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की। सर्वसम्मति से हर वार्ड में LED लाइट, सड़क नाला निर्माण पर प्रस्ताव पारित किया गया। मौके पर भागवत शाह, हरिनंदन शाह, संजय चौधरी, नीतीश कुमार, सहनाज बेगम, रागनी कुमारी, इरफान हुसैन, लीला भारती, रितेश कुमार, अरविंद कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों से मेरा अनुरोध है कि आज की बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से सभी कार्य संपन्न हुए। सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे
और सबों के द्वारा कार्यपालक महोदय से के आग्रह पर सभी लोग अपना अपना योजना दिए और प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का संग्रह किया गया। और उस योजना में नाली गली योजना, LED लाइट, सड़क योजना और नाला निर्माण योजना मुख्य रूप से शामिल है। भेदभाव की बात नहीं, भेदभाव की कोई बात नहीं हुई है। सभी लोग प्रश्नचित मुद्दा में उपस्थित थे, सभी लोगों की सहभागिता हुई है, किसी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया है। क्या हुआ बताओ? ये माननीय अध्यक्षा महोदय के पत्र के आलोक में आज बोर्ड की बैठक रखी गई थी, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। सबका सहयोग रहा। बोर्ड की बैठक में प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण, नाली निर्माण, LED लाइट का स्थापन और जो कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाना है सार्वजनिक स्थानों पर, तो वो जगह का सर्वे कराया जाना और वो सारी योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर बोर्ड में ले ली गई है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला। सदर थाना क्षेत्र के मैदापुर में शुक्रवार की शाम 1 दर्जन की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने रमेश HP गैस एजेंसी में जमकर तांडव मचाया। अपराधी गैस लेने के बहाने एजेंसी में घुसे और गैस का रेट पूछा। जवाब मिलता इससे पहले ही कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। सभी को एक कमरे में बंधक बना लिया और करीब 2 लाख रुपए लूटकर निकल गए। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गैस एजेंसी में लगे CCTV फुटेज में अपराधियों की करतूत कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लगभग 1 दर्जन की संख्या में अपराधियों ने एक गैस एजेंसी में जमकर लूटपाट की। इस वक्त हम गैस एजेंसी के अंदर मौजूद हैं और पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच के तफ्तीश कर रहे हैं। देख सकते हैं ये HP का गैस एजेंसी है और जहां लगभग 10 के 12 की संख्या में अपराधी पहुँचते हैं हथियार से लैस होकर, और जो कर्मी होते हैं उनको एक रूम में बंधक बना लिया जाता है और बंधक बनाने के बाद जो कैश होता है वो कैश लूटपाट करते हैं और विरोध करने पर मारपीट भी की जाती है। तस्वीरें देख सकते हैं। मौके पर सदर थाने की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों के मन में डर और दहशत कायम है जिस तरह से घटना हुई है, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से शरेआम ये घटना की गई है, लोग डर और दहशत में हैं और पुलिस के जो आला अफसर हैं, सदर थानेदार हैं, वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्मी है वो मौजूद हैं और इसी दौरान उनको बंधक बना लिया जाता है एक कमरे में और हथियार के बल पर लूटपाट की जाती है। कौन लोग थे उस समय मौजूद? उस समय वो गेट पर सबको ये स्टाफ गेट खुला है ना, हम बात करेंगे। वही लगता और जो लोग मौजूद, फर्स्ट क्या हुआ था? वो 2 लड़का पहले आया, ठीक है। उसके बाद हम गेट पर गए, गेट खोलें, उसके बाद उससे पूछे भैया क्या चाहिए, ठीक है। उसने बोला गैस लेना है, ठीक है। बोले ठीक है कार्ड लाइए, तो कार्ड हम उससे मांगे तो बोला कार्ड भूल गए हैं घर, तो उसे कंज्यूमर नंबर पूछे हैं। कंज्यूमर नंबर बोले जो कंज्यूमर नंबर लाइए, ठीक है। तो कंज्यूमर नंबर मांगे हैं। उसके बाद एक लड़का उधर से बोला कि देख रहा है रिवॉल्वर, ठीक है, अगर ज़्यादा बोलेगा ठोक देंगे। तो हम तो उसके बाद कुछ नहीं बोले, ठीक है। उसके बाद गेट पर हम अंदर आ रहे थे, एक लड़का पीठे पर आया, ठीक है, पीठ पर आया। उसके बाद सभी लड़का घुस गया, एक रूम में हम लोग को बंद कर दिया। पहले मारा उड़ा है, फ़ोन था, सबको फ़ोन छीन लिया, ठीक है। उसके बाद अंदर में आके कैश था करीब 2 लाख करीब, ठीक, कैश लेके चल गया है, ठीक। कितने लोग थे वो लोग? वो 8-9 लोग थे। सबके पास हथियार था? सबके पास था। मारपीट भी किया आप लोग? हाँ, मारपीट। आप कितने आदमी मौजूद थे? 3 आदमी। 3 आदमी। आपके अलावा और 2 कौन था? 2 और है, एक राजेश नाम है, एक सुजीत नाम है। आपके 3 आदमी रहते हैं जी? यहाँ पे? नहीं, और आदमी रहते हैं मगर नहीं आए थे। क्या उम्र रही होगी लोगों की जो अपराधी आए थे यहाँ पे? उसका उम्र वही 20 साल करीब होगा, 20 साल 22 साल। क्या बाइक से थे या कार पर? बाइक से थे। सब लोग बाइक से? जी। किधर भागे लूटपाट करके? वो भागे हैं इधर पुल की तरफ भागे थे ना। तुर्की की तरफ? नहीं, ये क्या बोलता है, मैदापुर की तरफ, लदौरा की तरफ गया था इधर। जी।
अच्छा, तो आप लोग हल्ला उल्ला नहीं किए? हम लोग को गेट बंद कर दिया गया, तो कैसे हल्ला करते? अच्छा, फिर कैसे खोला गेट? वो लेडीज थी बाहर में थी, वो आई तो गेट खोली, तो उसके बाद हम लोग निकले। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार जी। अर्जुन कुमार जो कर्मी है उनको आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस से मामले की तफ्तीश कर रही है। सदर एसएचओ कुंदन कुमार भी मौके पर पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और देख सकते हैं सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी से अपराधियों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में। घटना घटी क्या थी? ये आज संध्या करीब 7 बजे के आसपास में ये रमेश एचपी गैस एजेंसी है जो खबड़ा गांव के निकट 4 लेन के नज़दीक में लगभग 50 गज की दूरी पर ये गैस एजेंसी है। तो करीब 6-7 के संख्या में अपराधकर्मी हथियार के साथ घुस गए थे और यहाँ पर लगभग 2 लाख रुपए का लूटपाट की है। यही घटना चुनौती सर मानते इस घटना को कैसे उद्भेदन करें? हम लोग सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग अपराधियों का पहचान करेंगे और तकनीकी रूप से भी हमारी जो डीआईयू टीम है वो भी आकर के इसको अनुसंधान का करेगी और डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हम लोग को सहयोग मिलेगा। एसएचओ सदर कुंदन कुमार को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जो विशेष टीम है पुलिस की वो भी इसमें लग चुकी है और सीसीटीवी से पुलिस को अहम सुराग आंच लगी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन देविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज। सनातन धर्म को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण भारत के कई नेता इस पर अनर्गल बयानबाजी कर चुके हैं और सत्ताधारी भाजपा के नेता उसका जवाब बयानों में ही दे रहे हैं। पहले स्टालिन के बेटे ने सनातन पर विवादित बयान दिया, इसके बाद द्रमुक नेता ए राजा ने स्टालिन और उनके बेटे के बयानों का समर्थन करते हुए सनातन धर्म को खतरनाक ही बता दिया। वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियंक मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हुए गलत टिप्पणी की है, जिसे लेकर हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में द्रमुक के उप सचिव सह सांसद ए राजा और मंत्री प्रियंक मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा है कि सनातन पर साजिश के तहत टिप्पणी की जा रही है, जिससे देश में विवाद बढ़े और दंगा भड़के और नेता इससे अपना हित साध ले। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 16 सितंबर सुनवाई की अगली तिथि सुनिश्चित की है। द्रमुक के उप महासचिव और सांसद तमिलनाडु के ए राजा ने कल बयान दिया कि सनातन जो है वह HIV की तरह है, कुष्ठ रोग की तरह है और उन्होंने यह भी कहा कि दयानिधि जी ने जो बयान दिया है सनातन पर वह नरमी में बयान दिया है, उनको और कड़ा रुख में बयान देना चाहिए। इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र प्रियंक मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सनातन धर्म के पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का समर्थन करते हुए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। उसी को लेकर के आज मैंने सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा द्रमुक नेता और सांसद एम राजा के साथ साथ प्रियंक मल्लिकार्जुन खड़गे जो मंत्री है कर्नाटक के, उनके विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है और आईपीसी की धारा 500, 504, 295, 295A, 153, 153A और 120B के तहत दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि जानबूझ करके साजिशन इन लोगों के द्वारा सनातनी धर्म को मानने वाले और करोड़ों हिंदुओं की भावना को न बल्कि ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से बल्कि पूरे देश में उन्माद फैलाने के उद्देश्य से तुच्छ राजनीति के लिए इन लोगों ने इस तरह का बयान दिया है। इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश का भी हवाला दिया है कि हेट स्पीच को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए आदेश किया है और माननीय सीएम साहब ने इसे गंभीरता से लिया है और 16 सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते विपक्ष के नेता सनातन धर्म के खिलाफ बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि उदयनिधि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहे हैं, ए राजा इसे एड्स बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे भी हिंदू धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ हिंदू बोल रहे हैं कि हिंदुओं का जन्म कब हुआ पता नहीं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे शहनवाज हुसैन ने कहा कि इन सारे लोगों को करारा जवाब मिलेगा और नरेंद्र मोदी 2024 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे।
हम लोग कभी वोट बैंक मानते नहीं। हम तो समाज के हर वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो विरोध ही करते हैं। हम लोग तो समाज में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। इस तरह का बयान लगातार जो है विपक्ष की तरफ से आ रहा है, इससे क्या लग रहा है कि विपक्ष जो है इस वक्त मुद्दा विहीन है, मोदी के सामने चल नहीं रही है। अकेले मोदी के एक कदम डलते ही ये लोग हवा में उड़ जाते हैं। अब मोदी का विरोध करते करते सनातन के विरोध पे आ गए। कब्रिस्तान और शमशान की जो लड़ाई थी इंडिया और भारत का कभी नहीं लड़ाई थी। कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, शमशान में जलाया जाता है, लड़ाई कहाँ थी? लोकसभा चुनाव आते अभी तो हम लोग पिटारा में एक चीज निकाल के दिए। अभी तो बहुत बड़े बड़े तोहफे मिल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि तो इलेक्शन के लेकर 200 रुपया सिलेंडर पर कम महंगा। वो तो करेगा। पिछली बार ही हम बोल के गए मुजफ्फरपुर में, आप पिछली बार नहीं आ पाए थे, हम आपको तलाश रहे थे। लेकिन पिछली बार हम बोले कि भाई उनके डर से हम करेंगे। इतने बड़े हो गए वो कि बीजेपी या सरकार उनसे डरने लगी। कांग्रेस के अध्यक्ष से कांग्रेस ही नहीं डरता तो बीजेपी क्या डरेगी? लगता है तो डर के सब एनडीए में इंडिया जो है वो साथ होगा। जी, इंडिया और भारत शब्द को लेकर जो है लगातार जो है बहस छिड़ी हुई है। इंडिया भारत तो आदिकाल से, ये भारतवर्ष है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम बोलो प्यार से भारत माता की जय। खटपट या पटखट चलेगा ही उन लोगों के बीच में, क्योंकि स्वार्थी लोग मिले सत्ता के लिए। सिद्धांत क्या है? मालेगा और कांग्रेस का एक सिद्धांत है, मिल गए हैं। अब उनके अंदर सीट 40 है, दावा जो है 60 सीट का। एक एक सीट पे 2-2 लड़ जाए। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पर इसमें भाजपा क्यों चुप नहीं है। जंगल राज के खिलाफ सबसे पहली आवाज बीजेपी ने उठाई, अभी भी बीजेपी उठाती है। सबको न्याय मिलना चाहिए। हरदम हमारे नेताओं ने इस ओर अंकित किया। G20 के बैठक को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कुछ बयानबाजी जा रहे हैं तो नीतीश बाबू वहाँ भोज खाने। पहले तो बेंगलोर गए थे, इडली डोसा खा, पटना में लिट्टी चोखा, मुंबई में पाव भाजी, अब दिल्ली में भी भोज में जा रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो अच्छा बात है कि जा रहे हैं, नहीं तो हर मीटिंग को स्किप कर देते। तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, देश का सवाल है। पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी। मुलाकात सबसे होगी। एनडीए के साथ आ सकते हैं क्या, या आप लोग दरवाजे खुले हैं क्या आपकी तरफ से? दरवाजा बंद करके दरिया में फेंक दी है चाबी। सुना है ना? तुम्हें दिल में बंद करके दरिया में फेंक दी चाबी। ये दिल में तो है, बंद कर दिया ना। आपको कैसे लग गया है? दरवाजा बंद किए, खिड़की खुली है। अब चाबी फेंक दिए तो खुलेगा? दरवाजे की ना, खिड़की होता नहीं उसमें। दिल में खिड़की होगा तो इधर देखो, शराबबंदी जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी नशाबंदी। आज क्या हो रहा है? कोई आइडेक्स चाट रहा है, कोई कोरेक्स पी जा रहा है, कोई खांसी की दवा खा रहा है, कोई ग्रीस खा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे ड्रग में जा रहे हैं। ये सरकार बैठी हुई है, खाली का दिन शराबबंदी शराबबंदी। और नशा जो है, ड्रग जो है, गांजा है, चीलम है, ये कब बंद होगा? वो भी तो बंद होना चाहिए। स्कूल के बच्चे खराब हो रहे हैं। ये जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो खबरें नहीं दिखा रहे हैं।
हम लोग के यहाँ भागलपुर में देखें कितना छोटा छोटा बच्चा ले रहा है, बड़ा बड़ा आदमी तो ले ही रहा है। बिहार में जा रहा है, इसलिए इनका जो गाना है वो बिहार के बच्चों को सुनना चाहिए। प्रेरणा, ये गाना नहीं है, प्रेरणा है। जनसंघ काल के प्रथम अध्यक्ष सराय रंजन के पूर्व विधायक हमारे मामा डॉक्टर चंदेश्वर सिंह कुशवाहा जी का आज फिर से करते हैं, हिल गया बोलने जो वो भी आ गया। भागलपुर में हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष सराय रंजन के पूर्व विधायक हमारे मामा डॉक्टर चंदेश्वर सिंह जी का 11वीं पुण्यतिथि थी, तो मैं और सम्राट चौधरी जी पटना से साथ आए थे। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। उनकी सकरा में आदमकद प्रतिमा बननी चाहिए। हम लोग की सरकार आएगी तो बनाएंगे। हमसे बहुत उनको स्नेह था, आज हम लोगों ने उनको याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये कम किया जाना मजाक बनकर रह गया है। उज्ज्वला योजना के गरीब लाभुकों का हाल बुरा है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अपने प्रेस वार्ता में अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि उज्ज्वला योजना से आमजनों के 8,35,000 करोड़ रुपए वसूले गए और ये पैसे नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों के ऋण माफ करने में खर्च कर दिए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए इस बार जनता प्रतिबद्ध है। अगले चुनाव में मोदी सरकार का पत्ता साफ होना तय है। प्रेस वार्ता में कौशल किशोर चौधरी, कुणाल सहाय सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जो है प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित की गई है। जो महंगाई का मुद्दा है और भारत सरकार द्वारा 200 रुपया सिलेंडर का दर कम किया गया है, उसी पर आज प्रेस वार्ता है। हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी तो धीरे धीरे सिलेंडर का जो दर है वो दोगुना कर दिया गया और आज चुनाव है कई राज्य में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा और कई राज्य इनसे जा चुकी है, जैसे कर्नाटक, हिमाचल। तो इससे घबराकर और लोकसभा का भी चुनाव अब 6 महीना बाद है, उसका लाभ के लिए यह जो है 200 रुपया दर को घटाए हैं। उज्ज्वला बहन जो गैस सिलेंडर को फेंक दी, पानी में डाल दी, आज उज्ज्वला गैस करके वह 2019 में वोट लिए थे। सारा महिला लोग जो है जाके लकड़ी काट के जो है फिर से जो है अब लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। उनको भी लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए वह उनको कुछ लाभ पहुंचाया गया है। या कहीं न कहीं लोभ देकर जनता को फंसाने की काम यह केंद्र सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। मोदी जी चुनाव से पहले भी अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया देंगे। यही आज का हमारा उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का कि मोदी सरकार जो 200 रुपया सिलेंडर में जो दर में कम की है उसको जो है हम इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। जनता को समझा पाइएगा चुनाव से पहले? जनता के लिए हम लोग जा रहे हैं, जन जागरण भी कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी
अब देखे हैं कि 4000 किलोमीटर पद यात्रा किए, फिर पद यात्रा करेंगे, सभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे। जनता को समझाना होगा। अगर जनता नहीं समझेगी, अब तो उनके पार्टी के गडकरी जी का आप बयान देख रहे हैं कि घोड़ा घास नहीं खा रहा है, गधा च्यवनप्राश खा रहा है। अब तो उन सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद है वो कह रहे हैं कि मोदी को इकोनॉमी का कोई जानकारी नहीं है, बर्बाद कर देगा देश को, उन्हीं के पार्टी का। तो जनता को तो जनता तो समझ नहीं पा रही है ना, वो तो हिंदू मुस्लिम मंदिर। जनता देखिए, जनता को समझना पड़ेगा। भारत की जनता बहुत सजग जनता है। इंदिरा जी को भी 77 में सत्ता से हटाया था, लेकिन फिर 80 में यही भारत की जनता कही कि आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे। लेकिन चुनाव के समय जहाँ तक महंगाई मुद्दा नहीं होता है, वहाँ चलाता है हिंदू मुस्लिम मंदिर, राम मंदिर। हिंदू मुस्लिम आज नौजवान सबको समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम नहीं, मानव मंदिर होना चाहिए। हम तो हिंदू को भी पूजा अपना करना चाहिए, मुसलमान को भी अपना इबादत कर। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से शुक्रवार को धूमधाम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित एक होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका वर्चुअल रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, बरूराज के विधायक अरुण कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने बताया कि क्लब पिछले कई वर्षों से गिरिराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहा है। तो हमने तो सारा बात मंच से बोल ही दिया है। शायद इसके लिए देवांशु जी को हम कितना हृदय से आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। और इनका कार्य तो अनवरत इस तरह का चलता रहता है, जिसको बड़े नज़दीक से हमने कई बार देखा है। और इनके कारण हमारे समाज से, हमारे रिकमेंडेशन पर शायद अभी तक लगभग अब गिनती याद नहीं है, हाल फिलहाल 4 दिन पहले भी 2 यूनिट ब्लड इन्होंने एक पेशेंट को मुहैया कराया है, जिससे उसका जान बचा है। इस तरह के लगभग 20 बोतल के आसपास आज तक इन्होंने हमारे कहने पर गरीब लोगों के पास, जिनके पास रक्त की कमी होती है, वैसे लोगों को इन्होंने रक्त मुहैया कराया है। इसलिए देवांशी जी को खास करके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। गिरिराज सिंह जी के जन्मदिन पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना रक्तदान किया है। यही होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी जन्मदिन गिरिराज जी का, और खून दे रहे थे अमीन खान। क्या नाम था? मोहम्मद अमीन खान भाई गिरिराज जी के जन्मदिन पर रक्तदान कर रहे हैं। कितना अच्छा संदेश जा रहा है। सारे समाज को मिलाकर चलना है, सब धर्म का आदर करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर इस देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं टीका वाले को मिटा देंगे। कुछ लोग हैं कह रहे हैं हिंदू धर्म कब आया ये पता नहीं है। अब बोलने वाले हिंदू ही हैं वो, लेकिन दयानिधि उदयनिधि स्टालिन के लड़के, उन्होंने कहा डेंगू और मलेरिया है। ये राजा जो कोल स्कैम में थे, उन्होंने भी इसको एड्स बताया। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे ने भी हिंदू धर्म पर सवाल उठाया। वो लोग तो थे ही, भाई जगतानंद सिंह भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे। क्या हो गया इन लोग को? बीजेपी का विरोध करते करते अब सनातन धर्म का विरोध करने लगे। इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा।
मुजफ्फरपुर के कांटी थाना अंतर्गत मादपुर सलेमपुर फतेहपुर निवासी आशीष कुमार ने शुक्रवार को एसएसपी से मिलकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद को लेकर चंद्रकांत कुमार ने उनके साथ मारपीट की। जब उनकी मां उन्हें छुड़ाने आई तो उन्हें अर्धनंग कर पीटा गया। इसकी शिकायत जब उन्होंने कांटी थाने में की तो पुलिस ने आरोपी को पिस्टल और गोली के साथ हिरासत में लिया, लेकिन उसे तुरंत ही छोड़ दिया गया। अब चंद्रकांत लगातार उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, इसलिए एसएसपी से मिलकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साहब से मिलने आए थे। मामला ये 688/23 केस नंबर है। चंद्रकांत अभियुक्त है जो अरेस्टिंग हुआ था 6 सितंबर 11:30 बजे, ठीक है। और अरेस्टिंग के बाद में थाना में कस्टडी भी हुआ था। उसके कस्टडी होने के बाद में हमने पूछा आईओ से कि अरेस्टिंग हुआ है, तो वो लेके जेल चला जाएगा 7 तारीख के डेट में। तो शाम को देखे कि 5 बजे वो अपने घर पे चला आया। तो क्या रीज़न है, कैसे अभियुक्त को छोड़ दिया गया आर्म्स एक्ट में, 27 आर्म्स एक्ट में, ये काटी थाना का तो बहुत दुखद है, निंदनीय घटना है। अब इस पे जांच का विषय है, इसीलिए हमने एसपी साहब को आवेदन दिया है कि इस पे जांच किया जाए। मिले? हाँ मिले हैं। क्या कुछ आश्वासन? सर ने बोले हैं कि ये जांच का विषय है, इस पे जांच पे किया जाए। किस तरीके का मामला था आर्म्स एक्ट में? आर्म्स एक्ट में ये आर्म्स वेपन्स, अब क्या बरामद हुआ नहीं हुआ, क्या मामला क्या था? मामला थे, हमने एफआईआर किया था, हम पे कटुआ से गोली चलाया था, ठीक है, यही मामला था। क्या नाम था? चंद्रकांत कुमार था नाम अभियुक्त का। कंप्लेन हम किए थे आशीष कुमार। ये फतेहपुर का घटना है। अच्छा, ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वो पुलिस उसको पकड़ लिया? एक्चुअली देखिए, हम वहाँ पे गए और कुछ मेरे दोस्त गए, तो अगर वहाँ से छोड़ रहा था, ऐसा घटना पता चला कि छोड़ रहा है, तो हमने क्या किया, ऐसे तो देखिए फ़ोटो किसी का लेना नहीं ले सकते कस्टडी का, ये तो गैर कानूनी है। पर क्या करें, मेरा मजबूरी था कि हमने कस्टडी का फ़ोटो लिया और फ़ोटो का प्रूफ है मेरे पास कि कस्टडी हुआ। आप अगर चाहते हैं तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, उसको खंगाल के देखा जाए कि ये कस्टडी हुआ है कि नहीं, ये चीज़ को देखा जाए। अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के 20 घंटे के वार्तालाप में वहाँ 20 घंटा अरेस्टिंग हुआ है कि नहीं अभियुक्त, वो तो जांच का विषय है। थानेदार क्या कहे इस विषय पर? अब इस पे साहब बात करेंगे, बोले जांच का विषय है, हम जांच करवाते हैं। छोड़ने का कारण आप तो निजी उनका दायित्व है, वो किस आधार पर छोड़े हैं तो वो तो बताएंगे ना। तो छूटने के बाद जब घर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ धमकी उनकी भी दे? हाँ, वो धमकी तो दे रहा है कि कुछ कहा? एक्चुअली वो धमकी ये दे रहा है कि हम दोनों भाई को बर्बाद कर देंगे। मेरे भाई यहीं रहते हैं, हम बाहर रहते हैं। ज़मीन का पुराना आपसी विवाद है, हालांकि वो ज़मीन मेरे जबरन घर पे बना लिए, मेरे ज़मीन पे ही घर बनाया है, ठीक है। अब बगल में मेरा प्लॉट है, वो हम मापी भी करवाए थे सरकारी अमीन से, वो दे नहीं रहा है। सारा पुख्ता कागज़ मेरे पास तैयार है और नहीं देने के कारण कुछ ग्रामीण दबंगों के साथ मिलकर, ठीक है, दबंगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया, ठीक है। और इस जांच का विषय है कि जांच इस पे बैठा जाए कि क्या है, कैसे छोड़ दिया किसी अभियुक्त को 27 आर्म्स एक्ट में। बताइए, अगर इस चीज़ में अगर हमको कुछ हो जाता है, इसका कौन जिम्मेवार होगा, इस चीज़ बताइए हमको। जन्माष्टमी के अवसर पर जहां सारा मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण के जन्मदिन की खुशियां मना रहा था, वहीं जुरन छपरा के आसव अस्पताल भी जन्माष्टमी के पर्व में पूरी तरह डूबा रहा। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों ने पूरे जोश के साथ अपने अपने बच्चों को श्री कृष्ण और राधा बनाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया। मौके पर मौजूद हॉस्पिटल के डायरेक्टर, नर्स एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि यह हमारे लिए एक पारिवारिक उत्सव है, जहां ना कोई बॉस और ना कोई किसी का जूनियर है। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय क्षेत्र एक जनसेवा होता है, परिवार के साथ पर्व त्योहार को मनाने में समर्थ नहीं होते हैं। यही कारण है कि आसव के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी अपने अपने परिवार के साथ आसव के छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के जन्माष्टमी का उत्सव मनाए। इस मौके पर विशेष नाटक भी हुआ और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बात संस्कृति की हो या फिर चिकित्सा की, आसव अस्पताल ने हमेशा सिर्फ रोगियों का ही नहीं बल्कि स्टाफ का भी ख्याल रखा है। हम सारे लोग एज ए मेडिकल प्रोफेशनल अपने घरों से दूर रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये सेलिब्रेट हम लोग हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, ताकि हम सारे लोग भी अपने फैमिली के साथ रहें, सारे फैमिली वाले आएँ और हम सारे लोग मिलकर के जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं, जन्माष्टमी में खुशियाँ फैलाएं।
तो इसके पीछे का और कुछ रीज़न है क्या सर? रीज़न ये है कि जैसे हम लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में जितने भी यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं हमारे, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म जो कि उनके घर जैसा माहौल लगे, उनके बच्चों को इनवाइट करके और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के बच्चों को इनवाइट करके हम लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े अच्छे से मनाया है और एक संदेश दिया है कि आप अपने काम के साथ साथ भी इन खुशियों से वंचित नहीं रहिए। आप काम करें और काम के साथ साथ इनको भी सेलिब्रेट करते रहें, कोई मौका नहीं चुके और हम उसी को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सोशल वर्कर ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ से मुजफ्फरपुर में वुमेन एम्पावरमेंट पाठशाला शुरू किया गया, जिसमें बच्चों को डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, म्यूजिक और पढ़ाई के साथ साथ यह सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। शिक्षक सरोज गुप्ता बच्चों को पढ़ाएंगी और डांस और म्यूजिक सूरज और अमन सिखाएंगे और पेंटिंग संस्था की संयोजक बबली कुमारी सिखाएंगी। ये पाठशाला 20 बच्चों से स्टार्ट किया गया है। इन बच्चों का समय समय पर एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और शहर में जहां कहीं भी इस तरह की प्रतियोगिता होगी तो उसमें इन बच्चों को पार्टिसिपेट भी कराया जाएगा, ताकि इन बच्चों का मनोबल बढ़े और यह इधर उधर ना भटके। और इन बच्चों पर जो भी खर्च आएगी वो सोशल वर्कर ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ से होगी। मौके पर कोषाध्यक्ष विमला गुप्ता, सदस्य रानू गुप्ता, संयोजक बबली कुमारी उपस्थित रही। आज विश्व साक्षरता दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट पाठशाला शुरू की गई है। उन बच्चों के लिए जिनकी माँ हमारे घर में काम करती है, उनके बच्चे घर पे किस हालात में हैं, कैसे घूमते हैं, उनको कोई चीज़ की पता नहीं होती है, तो हमने उन बच्चों को इकट्ठा करके और उनको ये शिक्षा और उसके साथ साथ डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग ये सब की शिक्षा यहाँ देने का हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है। बच्चों को पढ़ाएंगी ये है सरोज गुप्ता, जो इन बच्चों को पूरी जानकारी देंगी, पूरी शिक्षा प्लस मैनर, डिसिप्लिन, बैठने उठने का सारी चीज़ें ये सिखाएंगी। और हमारे सामने सूरज है जो अच्छा डांसर है और ये इन बच्चों को डांस, एक्टिंग, सिंगिंग ये सिखाएगा। और पेंटिंग की क्लासेस जो है वो मैं सप्ताह में 2 दिन इन बच्चों को दूँगी। और ये हमारी ये भी टीचर हैं जो इन बच्चों को समय समय पर इन बच्चों को क्लास लेंगी। इन बच्चों को मुजफ्फरपुर के या मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं भी कंपटीशन वगैरह होगा तो यहाँ समय समय पर एग्ज़ाम ले करके उसमें जो बच्चे उस लायक होंगे उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट करा करके उनको ऊपर तक ले जाया जाएगा। और इसकी सारी खर्चा जो हमारी संस्था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।